महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आरबीएल बैंक में 3.53% तक का स्टेक परचेस किया है। महिंद्रा ने यह भी बताया है कि वो अप टू 9.9% तक आरबीएल में स्टेक फ्यूचर में परचेस करेंगे। ये अनाउंसमेंट होते ही महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर्स 7% तक गिर गए। आपको क्या लगता है, M&M और आरबीएल का ये ट्रांजैक्शन ठीक नहीं है? आपको हमेशा से ही मैंने बोला है कि कोई भी चीज शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी देखनी नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचनी चाहिए। और महिंद्रा एंड महिंद्रा आरबीएल की डील लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में कैसी होगी, इसको हम इस वीडियो में समझते हैं। ये समझने से पहले आपको सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक जरूर समझना होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि अदर बैंक्स लाइक एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी। आप कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो या ना करो, आप इन बैंक्स में काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, ये वीडियो आपकी सारी एक्टिविटीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए एंड तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए, हम पूरे बैंकिंग सेक्टर आउटलुक को डिस्कस करेंगे। M&M आरबीएल की कहानी समझने के लिए हमें 1943 में पहले जाना पड़ेगा। 1943 में दो लोग, बबगोंडा पाटिल और गंगा चौबुले ने एक बैंक शुरू की थी जिसका नाम था रत्नाकर बैंक। ये बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव एमएसएमईज को अपना पैसा लेंड करना था। धीरे धीरे ये बैंक बहुत ही बड़ी होती गई। रत्नाकर बैंक का नाम चेंज होकर आरबीएल बैंक हो गया। आज आरबीएल बैंक के पास 517 से भी ज्यादा ब्रांचेज है और इंडिया के हर एक स्टेट में ब्रांच है। दूसरी ओर अगर हम महिंद्रा ग्रुप की बात करते हैं तो लगभग सारे सेक्टर्स में महिंद्रा ग्रुप प्रेजेंट है, भले वो फार्म इक्विपमेंट्स हो या फिर टेक्नोलॉजी या फिर लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट, एनर्जी, ऑटोमोटिव, हॉस्पिटैलिटी, एवरीवेयर महिंद्रा इज प्रेजेंट। 1995 में महिंद्रा ने महिंद्रा फाइनेंस शुरू किया था टू प्राइमरीली गिव लोन्स फॉर इट्स ओन व्हीकल्स। अपने व्हीकल्स के फाइनेंसिंग के लिए ये कंपनी शुरू की गई थी। धीरे धीरे वो दूसरी कंपनीज के व्हीकल्स की फाइनेंसिंग करने लगी और आज तो ये कंपनी बहुत सारे सेक्टर्स में प्रेजेंट है। ये कंपनी आज इंश्योरेंस ब्रोकिंग करती है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन करती है, लीजिंग बिजनेस में है, फाइनेंसिंग बिजनेस में है, व्हाट नॉट। महिंद्रा का महिंद्रा फाइनेंस के थ्रू एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल एक्सपीरियंस है और आरबीएल बैंक की इस डील के कारण महिंद्रा बहुत सारे स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स अपने लिए देख रहा है। महिंद्रा का व्यू पॉइंट 4 स्टेप्स में समझा जा सकता है। सबसे पहला स्टेप है स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन एंड ग्रोथ इन बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। अगर इंडिया के बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से रेगुलेटेड है थ्रू आरबीआई। एज अ कॉन्सिक्वेंस इंडिया में एसवीबी बैंक जैसे एपिसोड्स या तो ना के बराबर है या बहुत ही कम है। और अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ट्रांजैक्शंस हो इसके लिए बहुत ही दबाव डाला है। जनधन योजना, यूपीआई, कुछ ऐसे स्कीम्स है जो पूरे इंडियन पॉपुलेशन को ये मोटिवेट कर रहे हैं कि उनके सारे ट्रांजैक्शंस बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही हो। अगर हम यूपीआई की बात करें तो 2018 में जब यूपीआई शुरू हुआ था तब उसका मंथली टर्नओवर, मतलब टर्नओवर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन रुपीस कुछ 1700 करोड़ था, जो आज 14 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। यह आपको एक अंदाजा देगा कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर के काम का दायरा और भी बढ़ने वाला है और बहुत ही अच्छा रेगुलेटेड रियल ग्रोथ इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में होने वाला है। दूसरा कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज बैंकिंग ग्रोथ इज राइज इन डिजिटल। अगर आप पिछले कुछ सालों में इंडियन बैंकिंग सेक्टर का ग्रोथ देखें तो टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवर है। जैसे हमने बात की, क्यूआर कोड आज हर एक धंधे के पास है। कोटक 811 एक ऐसा सेविंग्स अकाउंट है जो डिजिटली ओपन हो सकता है विदाउट इवन गोइंग टू द बैंक। आज आप सारी चीजें बैंक के साथ वैसे ही कर सकते हैं घर बैठे बैठे, जो पहले बैंक ब्रांच में जाकर करनी पड़ती थी। अगर हम नेक्स्ट 10-15 साल की बात करें तो ब्लॉकचेन और मेटावर्स जैसी टेक्नोलॉजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी और इनका इंपैक्ट बैंकिंग सेक्टर पे बहुत ही ज्यादा पड़ने वाला है। ब्लॉकचेन अगर आप नहीं जानते तो इतना समझ लीजिए कि हिसाब किताब रखने की एक वेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। और अगर आप सोचिए कि बैंक्स का हिसाब किताब बहुत ही स्ट्रांगली रहता है, उसके कस्टमर्स का हिसाब किताब बहुत ही स्ट्रांगली रहता है, तो बैंक्स के लिए डिसीजन मेकिंग बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि इस कस्टमर को रिपीट लोन देना है कि नहीं, नए कस्टमर को लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वगैरह वगैरह। मेटावर्स की अगर बात करें तो एक बैंक अपने ब्रांचेस वर्चुअली मेटावर्स में खोल पाएगी, जिससे वो अपने कस्टमर्स के साथ एक सीमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस क्रिएट कर पाए। बैंक्स का टेक्नोलॉजी स्पेस में ग्रोथ काफी हुआ है और आगे चल के काफी ज्यादा होने वाला है। महिंद्रा के लिए ये अपॉर्चुन टाइम है जब आरबीएल में वो स्टेक ले पाए, क्योंकि 10 साल बाद उतना ग्रोथ नहीं दिखेगा जितना इन 10 सालों में बैंकिंग सेक्टर में ड्यू
ड्यू टू राइजिंग टेक्नोलॉजी दिखने वाला है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन फॉर महिंद्रा इन्वेस्टिंग इन आरबीएल इज इंक्रीजिंग क्रेडिट ग्रोथ इन आवर कंट्री। अगर कोई भी कंट्री को आगे बढ़ना है तो उसके बिजनेसेस को आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर कोई भी बिजनेस को आगे बढ़ना है तो उसको कैपिटल चाहिए। बिजनेस कैपिटल लोन के फॉर्म में जनरली बोरो करता है, इक्विटी के फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन ट्रेडिशनली लोन के फॉर्म में कैपिटल बहुत ज्यादा बोरो किया जा चुका है। अगर कंपनीज लोन्स लेते हैं तो उसको क्रेडिट माना जाता है। अगर इंडिया का क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो देखें तो वो केवल 55% है। मतलब अगर इंडिया का 100 रुपीज जीडीपी है तो उसका प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट का क्वांटिटी सिर्फ 55 रुपीज है। आपको पता है वर्ल्ड एवरेज क्या है? वर्ल्ड एवरेज है 148%। आपको पता है यूएस के नंबर्स क्या है? 216%। चाइना के नंबर्स 182%। मतलब इंडिया का प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट एज कंपेयर टू जीडीपी इज वेरी लेस, इंप्लाइंग इंडिया में क्रेडिट ही कम है, लोन्स ही कम दिए जा रहे हैं। तो अगर इंडिया को ग्रो करना है तो इंडिया का क्रेडिट सेक्टर ग्रो होना बहुत ही जरूरी है। और जैसे जैसे इंडिया का क्रेडिट सेक्टर ग्रो होता है, जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा कंपनीज लोन लेते हैं, वैसे बैंकिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ही बढ़ जाने वाली है। महिंद्रा इंडिया के इस क्रेडिट सेक्टर ग्रोथ की बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है, इसलिए शायद उन्होंने आरबीएल बैंक में इन्वेस्ट किया है। चौथा रीजन हो गया अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। अगर कोई चीज सही दाम पे या फिर कम दाम पे मिलती है तो कौन नहीं खरीदेगा। आरबीएल बैंक अभी इन्वेस्टमेंट फेज में है। इसका मतलब ये हुआ कि आरबीएल बैंक नए लोगों को अपॉइंट कर रहा है, नए बिजनेसेस एस्टैब्लिश कर रहा है, नए ब्रांचेस को खड़ा कर रहा है, इसलिए उसका शेयर प्राइस ओवर वैल्यूड हो उसके चांसेस बहुत ही कम है। जैसे आरबीएल बैंक मैच्योर्ड फेज में चला जाएगा वैसे उसका वैल्यूएशन पार या फिर ओवर वैल्यूएशन की तरफ भी चला जाएगा। महिंद्रा को आज के दिन में बहुत ही सही प्राइस पे शेयर होल्डिंग मिल रही है, जिसका रिटर्न्स जब आरबीएल मैच्योर हो जाती है तो बहुत अच्छे रहेंगे। आप पूछेंगे जिन्हें कोई प्रूफ है? चलिए लॉजिक समझा देता हूँ। एक बैंक अज्यूम कीजिए जिसका नाम है दरिया बैंक। इस दरिया बैंक की शेयर प्राइस 100 रुपया है। इसके सामने दरिया बैंक की बुक वैल्यू मतलब उसकी असेट्स माइनस लायबिलिटीज है 80 रुपया। तो इस दरिया बैंक का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो हो गया 1.25, 100 डिवाइडेड बाय 80, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। 1.25 इस बैंक का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो हो गया। अभी आरबीएल बैंक के लिए ये रेशियो मतलब पीबी रेशियो है 1.2, जिसके कंपैरिजन में दूसरे बैंक्स के लिए ये रेशियो है 4। मतलब आरबीएल बैंक का वैल्यूएशन बहुत ही अंडर कंट्रोल है, ना तो वो ओवर वैल्यूड है ना तो अंडर वैल्यूड है। इसी रीजन से महिंद्रा के लिए आरबीएल बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही सही अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको भी आरबीएल में इन्वेस्ट करना है या और कोई भी बैंक में इन्वेस्ट करना है तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर है, लेकिन आपको एक ओवरऑल फाइनेंशियल एनालिसिस भी करना पड़ेगा अपना 1 रुपया भी इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले। तो अगर समराइज करना है तो 3 रीजंस जिनके कारण महिंद्रा ने आरबीएल बैंक में पैसे लगाए। फर्स्ट, stronger regulation and growth of banking system in India. Second, rise in digital infrastructure which is leading to growth of banking in India. And third, stronger need gap in terms of credit when it comes to India. ये 3 reasons के कारण इंडिया के बैंकिंग सेक्टर का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आउटलुक मुझे बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप क्या मेरे थॉट से रेजोनेट करते हैं। आपको क्या लगता है बैंकिंग सेक्टर इन द नेक्स्ट 10 इयर्स अच्छे से ग्रो कर पाएगा? क्या आपने अपने पोर्टफोलियो में बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स को लॉन्ग किया हुआ है, खरीदा हुआ है? आपकी सारी कमेंट्स हम पढ़ते हैं। आशा करता हूं कि ऐसी केस स्टडी से आपका एक थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग का माइंडसेट बन रहा है और आप चीजें यानी ट्रेंड्स हैपनिंग इन इंडियन इकोनॉमी को समझ पा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो व्हाट्सएप के थ्रू आपके सारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स, कलीग्स के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे उनका भी फायदा हो पाए, वो भी समझ पाए कि इकोनॉमी में कैसी चीजें चल रही है और कैसे इन्वेस्टिंग का माइंडसेट बनाया जाता है। आपका उन पे और मुझ पे ये बहुत बड़ा एहसान रहेगा। आप लाइक कीजिए जिससे मुझे समझ में आए कि आपको कंटेंट समझ में आ रहा है। एक फ्री लाइब्रेरी आपके लिए खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं थ्रू दिस वीडियोस। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो खूब अच्छा लगेगा। खूब खूब धन्यवाद।